हेलो बच्चों। तो पिछले लेक्चर में हमने फाइलम निडेरिया स्टार्ट किया था, तो आज हम फाइलम निडेरिया को ही कंटिन्यू करते हैं। आपको बताया था कि फाइलम निडेरिया का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है नीडोब्लास्ट। आज हम ये नीडोब्लास्ट का स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नीडोब्लास्ट। आपको बता चुके हैं दे आर वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑफ ऑल सेल्स इन एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम से की सबसे कॉम्प्लेक्स सेलों में से एक होती है कौन? नीडोब्लास्ट। ये हमने नीडोब्लास्ट बना रखा है, जो डिस्चार्ज है मतलब यूज्ड है वो बना रखा है। असल में ये जो नीडोब्लास्ट है सेल होता है तो उसके अंदर सारे सेल ऑर्गेनेल्स होंगे। एक तरह का यूकैरियोटिक सेल है ये। तो न्यूक्लियस आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ हमने शो किया है। दूसरे सेल ऑर्गेनेल्स हमने शो नहीं किए, मगर वो सब भी यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। वो सारे सेल ऑर्गेनेल जो एक यूकैरियोटिक सेल में होते हैं। यहां इस सेल के बीचों बीच ये एक कैप्सूल होता है जिसे आप कह सकते हो निमेटोसिस्ट। दिस कैप्सूल इज फिल्ड विद हिप्नोटॉक्सिन। ये हिप्नोटॉक्सिन से भरा हुआ है। ये हिप्नोटॉक्सिन प्रे को किल कर देता है या पैरालाइज कर देता है। इसका मतलब ये हिप्नोटॉक्सिन इसके शिकार को मारने के काम आता है या कम से कम उसे पैरालाइज कर देता है, ताकि ये एनिमल उसको पकड़ के खा सके, फूड कैप्चर कर सके और बाद में उसको कंज्यूम कर सके। इसीलिए इसमें हिप्नोटॉक्सिन भरा हुआ है। यहां पर ये एक लिड है या ओपरकुलम। ये लिड या ओपरकुलम ये बंद करने के लिए होता है सैक को। एग्जैक्टली होता क्या है ये तो आपने बाहर निकाल के हमने शो कर दिया, मगर जब ये डिस्चार्ज नहीं होता तो ओरिजिनली कैसा होता है? ओरिजिनली ये सैक इस तरह से होता है, इसमें ढक्कन ऐसे बंद होता है, इसे कहते हैं लिड या ओपरकुलम। ये बंद रहता है और इसके अंदर जो थ्रेड ट्यूब है वो इसके अंदर इस तरह से घूम के रहती है। ये ऐसे ये इस तरह से स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो दोनों को कंपेयर करके चलेंगे तो और बेटर रहेगा। ये डिस्चार्ज है और ये अनडिस्चार्ज है, मतलब थ्रेड ट्यूब अंदर ही है। दिस इज अनडिस्चार्ज्ड निमेटोसिस्ट। ठीक है। तो जब ये डिस्चार्ज नहीं हुआ होता तो ये थ्रेड ट्यूब अंदर हिप्नोटॉक्सिन के अंदर ही होती है, इस कैप्सूल के अंदर होती है जिसमें हिप्नोटॉक्सिन भरा है। तो हिप्नोटॉक्सिन थ्रेड ट्यूब पे लग जाता है पूरी तरह से। ये लिड या ओपरकुलम इसको बंद करके रखती है और जब ये डिस्चार्ज होता है तो लिड खुल जाती है और थ्रेड ट्यूब बाहर आ जाती है। ये हमने डिस्चार्ज वाला दिखाया है। ये लिड या ओपरकुलम खुल गया है और ये थ्रेड ट्यूब बाहर आ गई है। ये डायग्राम हम प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि हम थ्रेड ट्यूब का पूरा स्ट्रक्चर बता सकते हैं यहां पर। तो ये थ्रेड ट्यूब को अगर आप देखिए तो इसका बेसल पोर्शन जो होता है दैट इज नोन एज बट और शैफ्ट। बट या शैफ्ट थोड़ा सा थिक पोर्शन है, मोटा पोर्शन है। इस पे ये तीन बड़े बड़े स्पाइन्स दिख रहे हैं। इन बड़े बड़े स्पाइन्स को, कांटों को हम कहते हैं स्टाइलेट। इसके अलावा बट पर ही ये तीन कांटों की रोज हैं, 3 रोज ऑफ स्पाइन्स यहां पर। ये स्टाइलेट और ये 3 रोज ऑफ स्पाइन्स जो है ये प्रे को जो है छूटने से बचाती हैं। एक बार प्रे को पकड़ लिया तो प्रे यहां से छूटकर जा नहीं सकती। अगर वो चाहेगा भी प्रे छूटना, शिकार छूटना भी चाहेगा तो इन कांटों में उलझ जाता है वो और वो भाग नहीं पाता। तो एक तरह से ये स्टाइलेट और ये स्पाइन्स ये शिकार को पकड़ने में हेल्प करते हैं। ये थ्रेड ट्यूब इसके अंदर रहती है और बड़े फोर्स से डिस्चार्ज होती है। जब ये फोर्स से डिस्चार्ज होती है तभी जाके ये थ्रेड ट्यूब अपने शिकार को पेनिट्रेट कर जाती है। ये शिकार के अंदर एंटर कर जाती है और उसमें हिप्नोटॉक्सिन चला जाता है। शिकार या तो मर जाता है या पैरालाइज हो जाता है। तो इसका मतलब थ्रेड ट्यूब बहुत ही फोर्स से जाती है। मैं आपको बता दूं इसका फोर्स इतना ज्यादा है कि ये काइटिनस एक्सोस्केलेटन ऑफ ऑर्थोपोडा उसको भी पेनिट्रेट कर सकती है।
इसका मतलब ऑर्थोपोडा को भी पेनिट्रेट करने की इसमें खासियत है, जबकि बहुत छोटा मेंबर है, बहुत प्रिमिटिव मेंबर है एनिमल किंगडम में, मगर इसकी थ्रेड ट्यूब में फोर्स इतना ज्यादा होता है कि काइटिनस एक्सोस्केलेटन को भी पेनिट्रेट करके उसके अंदर भी जो है हिप्नोटॉक्सिन जो ऑर्थोपोडा है उसमें इंटर करा सकता है। तो ये थ्रेड ट्यूब बहुत तेजी से जाती है, फोर्स बहुत ज्यादा होता है। ऐसे में ये भी हो सकता है कि ये पूरा का पूरा जो कैप्सूल है वो निकल के बाहर चला जाए, ये भी हो सकता है। ये कैप्सूल निकल के अगर बाहर चला गया, सेल वहीं रह गया एनिमल के पास, तो एनिमल देखता रहेगा पर वो पकड़ नहीं पाएगा प्रे को, कैप्सूल ही चला गया पूरा दूर। और निडेरियन के ज्यादातर मेंबर्स क्या होते हैं, सेसाइली, वो मूव नहीं कर सकते, इसको पकड़ के लाना है, और इसने ऐसे फेंका थ्रेड ट्यूब और कैप्सूल ही निकल के बाहर चली गई, तो ये उसको पकड़ के कैसे ला पाएगा। ये कैप्सूल बाहर ना जाए ये बात इंश्योर करने के लिए यहाँ पर ये स्प्रिंग लाइक लासो है। जब ये कैप्सूल का थ्रेड ट्यूब फोर्स से बाहर जाता है तो ये बाहर जाना चाहता है, पर इसको लासो रोक लेता है, जो कि स्प्रिंग लाइक है। तो लासो का फंक्शन क्या हुआ, ये कैप्सूल बाहर ना चला जाए इस बात को इंश्योर करता है लासो, ये उसे रोक कर रखता है। केवल वही नहीं, यहाँ पे रिफ्रैक्टाइल रॉड्स दिखाई दे रही हैं, इस तरह से होती है, हमने ऐसे गोल गोल बनाया, इस तरह से कई सारी रॉड्स लगी होती हैं इसमें, और इन रॉड से ये सपोर्टिंग फिब्रिल्स लगे होते हैं, वो नीचे आते हैं और यहाँ सेल के जो दूसरे स्ट्रक्चर्स हैं उनसे जाके वो जुड़ जाते हैं। इसीलिए ये रिफ्रैक्टाइल रॉड्स और सपोर्टिंग फिब्रिल वो भी इस कैप्सूल को रोक कर रखते हैं, ताकि ये कैप्सूल इस सेल को छोड़ के बाहर ना चला जाए। और इस तरह से ये कैप्सूल प्रे को कैच करने के बाद भी इसी सेल से जुड़ा रहता है और एनिमल आसानी से अपने शिकार को खा सकता है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखें तो सबसे सेंसिटिव स्ट्रक्चर इस नीडोब्लास्ट का ये होता है नीडोसिल। दिस इज द मोस्ट सेंसिटिव स्ट्रक्चर ऑफ नीडोब्लास्ट, दैट इज नोन एज नीडोसिल। ठीक है, तो एक बार देखिए मैंने क्या आपको बताया है। इसके अंदर ये कैप्सूल है, इस कैप्सूल में हिप्नोटॉक्सिन भरा हुआ है, और डिस्चार्ज होने के पहले शुरुआत में ये ओरिजिनल स्टेट होती है, ये लिड या ओपर्कुलम बंद होता है और थ्रेड ट्यूब अंदर होती है। पर जब ये डिस्चार्ज होता है, बाहर जाता है, तब ये इस तरह से हो जाता है। यहाँ पर स्टाइलेट है, तीन रोज ऑफ स्पाइन्स हैं, ये न्यूक्लियस है। ये कैप्सूल बाहर ना चला जाए इस बात को इंश्योर करने वाला स्प्रिंग लाइक लासो है। साथ ही साथ रिफ्रैक्टाइल रॉड्स और सपोर्टिंग फिब्रिल ये भी इस कैप्सूल को बाहर जाने से रोकते हैं। और सबसे सेंसिटिव स्ट्रक्चर होता है नीडोसिल। ठीक है, अब पहली बात इसको समझने के बाद ये आती है कि ये अनडिस्चार्ज का डिस्चार्ज कैसे होता है, कैसे डिस्चार्ज चालू होता है। तो हम पढ़ लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ डिस्चार्ज। मैकेनिज्म ऑफ डिस्चार्ज, कैसे ये डिस्चार्ज होता है, उसका मैकेनिज्म क्या होता है। जब प्रे शिकार ये नीडोसिल से टच होता है, जो कि मोस्ट सेंसिटिव स्ट्रक्चर है, जैसे ही शिकार नीडोसिल से टच होता है तुरंत ही वाटर, सराउंडिंग जो वाटर है वो इसके अंदर, ये जो सैक है, कैप्सूल है, उसके अंदर एंटर करने लगता है। जैसे ही प्रे टच हुआ नीडोसिल से, वाटर स्टार्ट्स एंटरिंग इनटू द नेमेटोसिस्ट और कैप्सूल। ये पानी इसमें भरता चला जाता है, भरता चला जाता है। ये कैप्सूल है, इसके अंदर भरता जा रहा है, 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 भरता जा रहा है। एक लेवल आने के बाद ऑस्मोटिक प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है कि ये ओपर्कुलम एलेट धड़ाक से खुल जाता है, बहुत फोर्स से, और थ्रेड ट्यूब बाहर आ जाती है। तो इस तरह से थ्रेड ट्यूब का डिस्चार्ज होता है विद प्रेशर। किस वजह से होता है? ड्यू टू इंक्रीज्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर के बढ़ने से डिस्चार्ज होता है नेमेटोसिस्ट का। तो आप ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिए और पहले मैकेनिज्म ऑफ डिस्चार्ज हेडिंग डाल लीजिए। मैं लिखा देता हूं इसको, फिर हम आगे जाएंगे टाइप्स ऑफ नेमेटोसिस्ट और फंक्शन इसके। ठीक है, तो जरा लिखिए मैकेनिज्म ऑफ डिस्चार्ज।
लिखिए, when the prey touches the nidocyl, when the prey touches the nidocyl, water starts entering into the nematocyst. When the prey touches the nidocyl, water starts entering into the nematocyst, which increases the osmotic pressure of nematocyst, which increases the osmotic pressure of nematocyst. Full stop. Due to increased osmotic pressure, due to increased osmotic pressure, the lid or operculum is forced open. The lid or operculum is forced open and thread tube is discharged. And thread tube is discharged. And thread tube is discharged. तो आप समझ गए, जैसे प्रे से टच होती है वाटर नेमेटोसिस्ट के अंदर जाने लगता है, भरने लगता है, भरने लगता है. जब ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है तो लिड रुक नहीं पाती और बहुत फोर्स के साथ खुलती है और फोर्स के साथ ही थ्रेड ट्यूब बाहर आती है और अपने शिकार के अंदर चुभ जाती है, पेनिट्रेट कर जाती है और उसमें हिप्नोटॉक्सिन एंटर करा देती है. ये होता है मैकेनिज्म ऑफ डिस्चार्ज. पर क्या होता है अगर एक बार ये थ्रेड ट्यूब ओपन हो गई तो क्या है दोबारा अंदर आ सकती है, दोबारा ढक्कन बंद हो सकता है? ऐसा नहीं होता. थ्रेड ट्यूब एक बार डिस्चार्ज हो गई तो ये नीडोब्लास्ट अब यूज नहीं हो सकता, ये बेकार हो गया. तो ये नीडोब्लास्ट जो है एनिमल के गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में चला जाता है और एनिमल इसको डाइजेस्ट कर लेता है टू गेन एनर्जी. वो इसको डाइजेस्ट कर लेता है और नए नीडोब्लास्ट वो हर समय बनते रहते हैं. आपको क्या लगता है कौन से सेल नए नीडोब्लास्ट बनाते होंगे? हमने बॉडी वॉल को पढ़ा था. बॉडी वॉल पे एक सेल थी इंटरस्टिशियल सेल, वो टोटीपोटेंट सेल थी. तो वो हर सेल बना सकती है जो है निडेरिया की, इसीलिए वही सेल बनाती है नए नीडोब्लास्ट. तो नए नए बनते रहते हैं नीडोब्लास्ट और पुराने यूज होते रहते हैं. एक बार यूज हो गए तो रीयूज नहीं हो सकते, मगर नए नीडोब्लास्ट वो बन जाते हैं तो जो है आपके टोटीपोटेंट सेल्स है. तो जरा इस बात को लिखिए, इस बात को लिखिए. Once the thread tube is discharged, once the thread tube is discharged, then the nidoblast cannot be used again. Once the thread tube is discharged, then the nidoblast cannot be used again. Then the nidoblast cannot be used again. It migrates into gastrovascular cavity. It migrates into gastrovascular cavity and is digested there. It migrates to gastrovascular cavity and is digested there. Full stop. New nidoblasts are formed from interstitial cells. New nidoblasts are formed from interstitial cells. नए नीडोब्लास्ट इंटरस्टिशियल सेल से, जो कि टोटीपोटेंट सेल है, उससे बन जाते हैं. यहां बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ नीडोब्लास्ट. ये 4 तरह के नीडोब्लास्ट हो सकते हैं निडेरिया में. पहला है पेनिट्रेंट्स या स्टीनोटील. ये लार्जेस्ट होता है और ये जो आपने बनाया है ये वाला, ये असल में पेनिट्रेंट का ही एग्जाम्पल है. ये पेनिट्रेंट ही है. सबसे बड़ा वाला जो है नीडोब्लास्ट, लार्जेस्ट नीडोब्लास्ट, विच इज फिल्ड विद हिप्नोटॉक्सिन. इसमें हिप्नोटॉक्सिन भरा होता है. तो इसका मतलब इस वाले नीडोब्लास्ट का काम फूड कैप्चर, ऑफेंस एंड डिफेंस है. ये फूड को पकड़ सकता है, ये हमला कर सकता है किसी पे, और ये अपना डिफेंस भी कर सकता है इस नीडोब्लास्ट की मदद से, जो कि लार्जेस्ट है. दूसरा है वॉल्वेंट्स या डेस्मोनीम. दिस इज द स्मॉलेस्ट नीडोब्लास्ट और इसके अंदर कोई भी स्पाइन वगैरह नहीं होता.
ये स्पाइन्स नहीं होते, और ये सबसे छोटा है। इसमें क्या होता है कि जब इसमें थ्रेड ट्यूब डिस्चार्ज होती है, थ्रेड ट्यूब जो प्रे है, शिकार है, उसके अराउंड कॉइल कर जाती है ऐसे, और कॉइल करती है तो उसको पकड़ लेती है। इसका मतलब अगर हम कह रहे हैं कॉइल्स अराउंड द प्री, तो इसका मतलब प्रे कैप्चर, यही इसका काम है। शिकार को पकड़ना वॉल्वेंट्स का काम है। ये शिकार के अराउंड कॉइल कर जाता है, सबसे छोटा वाला। स्टीरियोलाइन ग्लूटिनेंट्स, इसे ए ट्राइकस, आइसोर हिजस कह रहे हैं। ए का मतलब एब्सेंट, ट्राइकस का मतलब कांटे। इसका मतलब इसके थ्रेड ट्यूब पर कांटे नहीं होंगे, स्पाइन्स एब्सेंट होंगे। यहां पर स्पाइन्स एब्सेंट, पूरी तरह से स्पाइन्स नहीं होते, जैसे इसमें नहीं होते। ये जो होता है स्टीरियोलाइन ग्लूटिनेंट, ये अपने थ्रेड ट्यूब के एंड पे, जो एंड होता है, उस पे स्टिकी सीक्रेशन सीक्रेट करता है। स्टिकी सीक्रेशन एंड में स्टिकी सीक्रेशन है। तो ये जब थ्रेड ट्यूब डिस्चार्ज करता है तो ये थ्रेड ट्यूब जाके किसी जो है सपोर्ट से स्टिक कर जाती है, और इस तरह से ये स्टिक करके अपनी बॉडी को आगे बढ़ा सकता है निडेरिया। इसका मतलब स्टीरियोलाइन ग्लूटिनेंट का यूज जो है वो लोकोमोशन में है या एंकरेज में है। एंकरेज का मतलब अपने को चिपकाना। जो फ्री स्विमिंग निडेरिया होते हैं, जो फ्रीली स्विम करते हैं, अगर वो अपने को रोकना चाहें कहीं पे, तो स्टीरियोलाइन ग्लूटिनेंट की थ्रेड ट्यूब को डिस्चार्ज कर देते हैं। वो थ्रेड ट्यूब जाके चिपक जाती है। जब चिपक जाती है तो इस तरह से वो रुक जाते हैं वहां पे, और चिपक चिपक के लोकोमोशन भी कर सकते हैं। तो इसका फंक्शन क्या हुआ स्टीरियोलाइन ग्लूटिनेंट का? लोकोमोशन। अब स्ट्रेप्टोलाइन ग्लूटिनेंट को देखें तो होलो ट्राइकस आइसोर हिजस। होलो का मतलब कंप्लीट, ट्राइकस का मतलब स्पाइन। इसके पूरे थ्रेड ट्यूब पे देख रहे हैं आप, स्पाइन है। ये इसी का स्ट्रक्चर बनाया है, पूरे थ्रेड ट्यूब पे स्पाइन है। तो जब यहां थ्रेड ट्यूब डिस्चार्ज होती है तो इसके स्पाइन्स किसी सपोर्ट से जाके कॉइल कर जाते हैं, और ये पूरी थ्रेड ट्यूब कॉइल कर जाती है और स्पाइन्स उसमें उलझ जाते हैं। तो एक तरह से ये भी एंकरेज का काम करता है या लोकोमोशन में हेल्प करता है। तो आपने देखा पेनिट्रेंट, जिसमें हिप्नोटॉक्सिन है, लार्जेस्ट है। इसका काम होता है फूड कैप्चर, ऑफेंस डिफेंस। वॉल्वेंट जो कि स्मॉलेस्ट है, इट कॉइल्स अराउंड द प्री, और इसका काम होता है फूड कैप्चर। स्टीरियोलाइन ग्लूटिनेंट्स और स्ट्रेप्टोलाइन ग्लूटिनेंट्स दोनों का काम है एंकरेज और लोकोमोशन। इसके एंड में स्टिकी सीक्रेशन प्रोड्यूस होता है, तो ये चिपक जाता है, और इसमें थ्रेड ट्यूब पे कांटे हैं जो उलझ जाते हैं किसी सपोर्ट से। इस तरह से ये एंकरेज का काम करते हैं। तो अगर हम यहां पर देखें फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस ऑफ नीडोब्लास्ट, नीडोब्लास्ट के फंक्शंस क्या होते हैं? तो आपने देखा फंक्शंस क्या है, फूड कैप्चर, सबसे पहला फूड कैप्चर। इसके अलावा ऑफेंस एंड डिफेंस, हमला कर सकते हैं, अपने को बचा सकते हैं। इसके अलावा एंकरेज एंड लोकोमोशन, लोकोमोशन। तो ये फंक्शन हो गए नीडोब्लास्ट के, फूड कैप्चर, ऑफेंस एंड डिफेंस, एंकरेज एंड लोकोमोशन। ये फंक्शन के साथ ही जो हमने नीडोब्लास्ट है उसको समझ लिया पूरा का पूरा, ठीक है। इसी तरह से चीजें होती हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे डाइजेशन की। डाइजेशन, तो आपको जैसा पहले बताया है डाइजेशन, यहां पर डाइजेशन पहले तो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में होता है। फूड पहले गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में आता है। अगर हम ऐसे हाइड्रा का स्ट्रक्चर बनाएं तो फूड जो है वो सबसे पहले इस कैविटी में आएगा, उसका डाइजेशन यहाँ पे होगा, फिर वो सेल के अंदर चला जाएगा, जो गैस्ट्रोडर्मिस की सेल है उसके अंदर डाइजेशन होगा। पहले कैविटी में हुआ मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर, सेल के बाहर, और उसके बाद सेल के अंदर हुआ मतलब इंट्रासेलुलर।
इसका मतलब डाइजेशन दो फेजेस में हो रहा है, फर्स्ट एक्स्ट्रा सेलुलर एंड देन इंट्रासेलुलर। याद रखिए पॉरीफेरा में डाइजेशन केवल इंट्रासेलुलर था, यहां निडेरिया में पहले एक्स्ट्रा सेलुलर देन इंट्रासेलुलर। ऐसा ही टीनोफोरा में भी होगा, पहले एक्स्ट्रा सेलुलर देन इंट्रासेलुलर। मतलब पूरे सिलेंट्रेटा में ऐसा ही होता है, पहले एक्स्ट्रा देन इंट्रा। मगर इसके बाद प्लेटीहेल्मिन्थ आता है, प्लेटीहेल्मिन्थ और उसके बाद सभी में डाइजेशन केवल एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, वो इंट्रासेलुलर नहीं होता। और यहां पे डाइजेशन क्या हो गया, डाइजेशन आप कह सकते हो दिस इज फर्स्ट एक्स्ट्रा सेलुलर एंड देन इंट्रा सेलुलर। पहले एक्स्ट्रा सेलुलर और उसके बाद इंट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है। अब हम यहां बात करते हैं बॉडी फॉर्म की। बॉडी फॉर्म ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि निडेरियंस दो तरह के बॉडी फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं। एक बॉडी फॉर्म इस तरह से होता है, इसे आप कह सकते हो पॉलिप, और दूसरा बॉडी फॉर्म इस तरह से होता है, इसे आप कह सकते हो मेडुसा। तो निडेरियंस दो तरह के बॉडी फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं। एक बॉडी फॉर्म होता है पॉलिप। ये जो पॉलिप है ये अटैच रहता है सबस्ट्राटम से, इसका मतलब ये सेसाइल है, पहली बात। और दूसरा होता है मेड्यूसा। मेडुसा जो फॉर्म है वो अटैच नहीं होता सबस्ट्राटम से, वो फ्री स्विमिंग होता है, फ्री स्विमिंग। तो देखिए एंटायरली डिफरेंट बॉडी फॉर्म्स हैं। ये पॉलीफॉर्म है विच इज अटैच टू सबस्ट्राटम, सेसाइल है, और मेडुसा वो फ्री स्विमिंग है। दूसरी बात अगर आप देखें तो पॉलीफॉर्म ऐसे अटैच होता है, उसके टेंटिकल्स ऊपर होते हैं और माउथ भी ऊपर होता है, जबकि मेडुसा ऐसे है, टेंटिकल्स नीचे और माउथ भी नीचे है। तो पॉलिप ऐसे, मेडुसा ऐसे। तो आप ये भी कह सकते हो कि ये जो मेडुसा है दिस इज अपसाइड डाउन पॉलिप। पॉलिप को ऐसे उल्टा कर दीजिए तो मेडुसा बन जाएगा। हाँ, बशर्ते ये बात भी ध्यान में रखनी कि पॉलिप सेसाइल है, मेडुसा क्या होता है, फ्री स्विमिंग। और आप कह सकते हो अपसाइड डाउन पॉलिप इज नोन एज मेडुसा। ठीक है, तो ये दो फॉर्म में निडेरियंस रह सकते हैं, कुछ पॉलिप फॉर्म में रहते हैं, कुछ मेडुसा फॉर्म में रहते हैं। पर कुछ निडेरियन ऐसे हैं जो दोनों फॉर्म अपनी लाइफ में शो करते हैं। अगर वो दोनों फॉर्म अपनी लाइफ में शो करते हैं तो हम इसको कहते हैं, ये एक तरह से अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हो गया, जो प्लांट्स में होता है उसी तरह से कि एक फॉर्म के बाद दूसरी फॉर्म अल्टरनेट कर रही है, उसके बाद पहली फॉर्म आ जा रही है। इस प्रोसेस को यहां जूलॉजी में हम कहते हैं मेटाजेनेसिस। दिस प्रोसेस इज नोन एज मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस का क्या मतलब हुआ कि निडेरिया दोनों बॉडी फॉर्म को एग्जिबिट कर रहा है अपनी लाइफ साइकिल में। पॉलिप अल्टरनेट्स विद मेडुसा एंड मेडुसा अल्टरनेट्स विद पॉलिप। दिस प्रोसेस इज नोन एज मेटाजेनेसिस। तो जरा एक लाइन लिख लीजिए, फिर आगे इसको और एक्सप्लेन करते हैं। मेटाजेनेसिस, some nidarians
exhibit both forms in their life. Some cnidarians exhibit both forms in their life, that is polyp and medusa. That is polyp and medusa. Full stop. Polyp form alternates with medusa. Polyp form alternates with medusa. And this process is known as metagenesis. And this process is known as metagenesis. And this process is known as metagenesis. देखिए, मेटाजेनेसिस अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन प्लांट जो होता है उससे थोड़ा सा अलग है. प्लांट में जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है उसमें डिप्लॉयड फिर हैप्लॉयड फॉर्म आता है, हैप्लॉयड के बाद फिर डिप्लॉयड फॉर्म आता है. तो हैप्लॉयड डिप्लॉयड फॉर्म अल्टरनेट करते हैं. मगर यहाँ पे ये डिप्लॉयड है और ये भी डिप्लॉयड है. इसका मतलब यहाँ पे पॉलिप से मेडुसा बना, पॉलिप भी डिप्लॉयड, मेडुसा भी डिप्लॉयड. हैप्लॉयड डिप्लॉयड डिप्लॉयड हैप्लॉयड यहाँ पर अल्टरनेट नहीं करते. डिप्लॉयड अल्टरनेट्स विथ डिप्लॉयड. कैसे, जरा डायग्रामेटिकली देखते हैं तो और बेटर हमें समझ में आएगा. ये पॉलिप फॉर्म होता है और ये मेडुसा. पॉलिप फॉर्म और मेडुसा फॉर्म अगर निडीरिया की लाइफ साइकिल में दोनों फॉर्म आते हैं तो ये पॉलिप फॉर्म मेडुसा को बनाता है. ये बनाता है इसको ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से. पॉलिप में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और मेडुसा बनता है. और मेडुसा से फिर पॉलिप बन जाता है, मगर ये बनता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इसका मतलब पॉलिप मेडुसा को एसेक्सुअली बनाता है, जबकि मेडुसा पॉलिप को सेक्सुअली बनाता है. ये डिप्लॉयड होता है 2n और ये भी डिप्लॉयड होता है 2n. और ये जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हो रही है डिप्लॉयड विद डिप्लॉयड, दिस प्रोसेस इज नोन एज मेटाजेनेसिस. मेटाजेनेसिस. मेटाजेनेसिस का बेस्ट एग्जांपल अगर हम बात करें ना तो वो होता है ओबीलिया. फॉर एग्जांपल ओबीलिया, वो मेटाजेनेसिस शो करता है. वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है. और जब भी मेटाजेनेसिस पूछता है कि किस में पाई जाती है तो ओबीलिया ही आंसर बनता है अक्सर. तो ओबीलिया आपको बिल्कुल याद रखना है कि अगर मेटाजेनेसिस पूछता है तो ओबीलिया जरूर पूछेगा उसमें. ठीक है, ये बात हुई मेटाजेनेसिस की. मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ये पॉलिप मेडुसा फॉर्म्स क्या हैं. ठीक है, तो अब डिस्कस करते हैं मेटाजेनेसिस को ओबीलिया में. ये ओबीलिया की लाइफ साइकिल हमने ड्रॉ की है. मैंने आपको बताया कि मेटाजेनेसिस जो है ना वो अगर पूछा जाता है तो उसका बेस्ट एग्जांपल होता है ओबीलिया. यहाँ पॉलिप और मेडुसा दोनों फॉर्म अल्टरनेट करते हैं. पॉलिप ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से मेडुसा बनाता है और मेडुसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पॉलिप बनाता है. तो जरा देखते हैं किस तरह से होता है. ये पॉलिप फॉर्म है डिप्लॉयड. ये इसका स्ट्रक्चर है. ये सबस्ट्राटम से जुड़ा होता है हाइड्रा और हिजा से. और ये इसकी ब्रांचेस हैं जिन्हें हाइड्रोकॉलस कहते हैं. ये बड दिखाई दे रहा है. ये बड है जो एक्सपैंड हो गया है, खुल गया है. हाइड्रेंथ कहते हैं इसको. दिस हाइड्रेंथ इज स्प्रेड. ये स्प्रेड है, ये एक्सपेंडेड है. और ये एक स्ट्रक्चर है जिसे कहते हैं गोनेंगियम. गोनेंगियम वो स्ट्रक्चर है जहां पर ब्लास्टोस्टाइल्स ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से मेडुसा को बनाते हैं. यहां ये मेडुसा को बना रहे हैं. ये मेडुसा इसमें फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है. हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये गोनेंगियम ही है जिसमें मेडुसा बन रहे हैं. इसकी रूट क्या है, स्टेम क्या है, बड, ये सब कोई पूछने नहीं वाला, पर पता होना चाहिए कि इस तरह से पॉलिप का स्ट्रक्चर होता है और वो सबस्ट्रेटम से अटैच होता है इस तरह से. तो यहाँ जो गोनेंगियम है उसमें ब्लास्टोस्टाइल्स दे आर फॉर्मिंग द मेडुसा. व्हेन द मेडुसा इज फॉर्म्ड इट एस्केप्स अवे इनटू द सराउंडिंग वाटर. तो मेडुसा एस्केप करके सराउंडिंग वाटर में आ जाता है और वो अपना फ्री लाइफ फिर जीता है. यहाँ ये जो बन रहा है मेडुसा
आप जानते हो ये बन रहा है किससे? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, ए सेक्सुअली बन रहा है। ये मेडुसा है, दिस इज मेल मेडुसा, दिस इज फीमेल मेडुसा। बाहर से आपको कोई खास अंतर इसमें दिखाई नहीं देगा, मेल और फीमेल दोनों में। ये है गोनैड्स जो बाहर से हमें दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर गोनैड जो है ना वो एक्टोडर्मल होते हैं, एक्टोडर्म के बने होते हैं और बाहर ही होते हैं। तो मेल मेडुसा बनाता है स्पर्म, फीमेल मेडुसा से बनता है ओवा, और फिर इनका फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन बाहर हो रहा है पानी में, इसीलिए फर्टिलाइजेशन आप कहोगे क्या है? एक्सटर्नल। यहां पर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रहा है। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, जहां शो नहीं किया। जाइगोट से 2 सेल्ड स्टेज, 4 सेल्ड स्टेज, ये इसमें क्लीवेज होती है तो सेल का नंबर बढ़ता जाता है। उससे बनता है ब्लास्टुला, और ब्लास्टुला फाइनली प्लेनुला लार्वा में कन्वर्ट हो जाता है। दिस प्लेनुला लार्वा इज फ्री लिविंग एंड इट इज सीलिएटेड। इसके ऊपर सीलिया होते हैं और ये फ्री लिविंग होता है। ये स्विम करता हुआ आता है और सबस्ट्राटम से अटैच हो जाता है। ये यहाँ पर प्लेनुला सेटल डाउन हो गया, सबस्ट्राटम से अटैच हो गया। फिर ये ग्रोथ चालू करता है, ये यंग पॉलिप बना, ये पॉलिप की बिगनिंग है अभी। और फिर ये पॉलिप में हाइड्रोला बडिंग भी होने लगी, और फाइनली और बड़ा हुआ तो इसने ये एडल्ट पॉलिप बना दिया। अब ये पॉलीफॉर्म में जिंदा रहेगा और पॉलिप कई सारे मेडुसा बनाएंगे। तो यहाँ पे पॉलिप और मेडुसा दोनों लाइफ होती है और दोनों अपना फ्री लिविंग होते हैं। एक बार ये बन गया तो अपना ये अपनी पूरी लाइफ में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते रहेंगे। तो यहाँ मेडुसा ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, क्योंकि देखो फर्टिलाइजेशन हो रहा है, गैमीट बन रहे हैं, वो बनाया पॉलिप, और पॉलिप ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बना रहा है मेडुसा। तो दिस इज वन ऑफ द एक्सीलेंट एग्जांपल ऑफ मेटाजेनेसिस व्हिच अकर्स इन ओविलिया। ये ओविलिया में होता है। आप इसे ड्रॉ कर लीजिए। यहां अगर देखें तो मैं चाहता हूं ये लाइफ साइकिल ऑफ ऑरेलिया है, आप इसे पहले ड्रॉ कर लो, और ड्रॉ करते हुए सोचिए कि यहां पर मेटाजेनेसिस क्यों नहीं हो रही है। जबकि देखने में तो हमें मेटाजेनेसिस दिख रही है, तो कैसे नहीं हो रही है इसको ड्रॉ करते हुए आप सोचिए। अब देखिए यहां पे ये मेल मेडुसा, ये फीमेल मेडुसा, ये स्पर्म प्रोड्यूस करता है और ये ओवा। असल में यहां पे जो गोनैड्स हैं वो एंडोडर्मल हैं, जबकि ओविलिया में एक्टोडर्मल थे, बाहर दिख रहे थे। यहां नहीं दिखाई दे रहा है बाहर, क्योंकि अंदर है गोनैड्स। स्पर्म बनते हैं गोनैड से और वो चला जाता है फीमेल मेडुसा के अंदर, क्योंकि ओवा अंदर ही है वहां पर, और अंदर फर्टिलाइजेशन हो रहा है यहाँ पे इसकी कैविटी में ही। ये जो कैविटी है ये असल में वही है जिसकी हमने बात की थी, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। यहाँ पे जो ओवा बना दैट इज डिस्चार्ज इन गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, एंड स्पर्म इंटर्स इनसाइड एंड फर्टिलाइज द ओवा इन द गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। वो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में फर्टिलाइज कर रहा है। इसीलिए आप कह सकते हो यहाँ जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है, फर्टिलाइजेशन दैट इज इंटरनल। ओविलिया में फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल हो रहा था, जबकि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन इंटरनल हो रहा है। यहाँ पर ये 2 सेल्ड स्टेज बना, ये 4 सेल्ड स्टेज बना, ये ब्लास्टुला बना, और फाइनली वही बना प्लेनुला लार्वा, जिसमें ये सीलिया है, सीलिएटेड है, सीलिया, तो सीलिएटेड प्लेनुला लार्वा बना जो फ्री स्विमिंग है। ये प्लेनुला लार्वा स्विम करता हुआ आता है और सबस्ट्राटम में सेटल कर जाता है, और फिर ये ग्रोथ स्टार्ट करता है। ये आती है स्काइफोस्टोमा स्टेज, स्काइफोस्टोमा बडिंग, यहाँ बडिंग स्टार्ट होती है। बडिंग का मतलब होता है अलग अलग सेगमेंट्स बनना। ये यंग स्ट्रोबाइला है। असल में इसमें एक प्रोसेस होता है स्ट्रोबाइलेशन। ये जो आप देख रहे हो अलग अलग सेगमेंट्स बन गए हैं, इसी को हम कहते हैं स्ट्रोबाइलेशन। ये स्ट्रोबाइलेशन हो रहा है, ये स्टार्टिंग है स्ट्रोबाइलेशन की। तो ये यंग स्ट्रोबाइला है, ये कट बन रहे हैं, अलग अलग सेगमेंट्स बन रहे हैं, इसी को हम कहते हैं स्ट्रोबाइलेशन। स्ट्रोबाइलेशन क्या है?
फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट सेगमेंट्स, दैट इज स्ट्रोबाइलेशन। इसके बाद ये है एडल्ट स्ट्रोबाइला। इसमें ये जो स्ट्रोबाइलेशन है वो और ज्यादा होता है और ये अलग अलग पार्ट्स बन जाते हैं। असल में ये जो अलग अलग पार्ट्स हैं ये ई फायरा लार्वा हैं, ये सब ई फायरा लार्वा हैं और ये सब एक एक करके टूट जाते हैं और पूरा ये जो स्ट्रोबाइला है वो पूरा बिखर जाता है और उसमें से ये निकल के आते हैं जो कि क्या है, लार्वा। इन्हें कहते हैं ई फायरा लार्वा। ये ई फायरा लार्वा इससे बनता है, ये पूरा स्ट्रक्चर डिसइंटीग्रेट हो जाता है, टूट जाता है और हर पार्ट ई फायरा लार्वा बनाता है। ये ई फायरा लार्वा ग्रो करता है, बड़ा होता है और फाइनली क्या बनाता है, मेडुसा। तो इस तरह से यहाँ पे ये मेडुसा स्टेज जो देख रहे हैं ना वो डोमिनेंट है। ये पॉलिप स्टेज देखने में लग रही है पर असल में ये पॉलिप स्टेज नहीं है। यहाँ पर ये पॉलिप स्टेज फ्री लिविंग थी, अपनी लाइफ को ये पूरा जी रहा था और नए नए मेडुसा बना रहा था। ऐसा नहीं था कि मेडुसा बनाते ही खत्म हो जा रहा था पूरा, जी नहीं। मगर यहाँ पे ये पूरा का पूरा स्ट्रोबाइला खत्म हो जाता है ई फायरा बनाने में। इसका मतलब ये जो स्टेजेस हैं इनकी कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। इन सभी स्टेजेस को आप लार्वल स्टेज ही मान सकते हो कि इसको बनाने वाली स्टेज है, क्योंकि ये खुद तो इंडिपेंडेंट इनकी एग्जिस्टेंस है नहीं। खुद तो ऐसा नहीं कि जीते हैं, खाते पीते हैं, लाइफ बिताते हैं, जी नहीं। ये इसमें चेंज हुआ, ये इसमें, ये इसमें और ये इसमें, और ये पूरा टूट कर चेंज हो गया मेडुसा में। इसका मतलब पॉलीफॉर्म में ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ये रिड्यूस्ड पॉलीफॉर्म कह सकते हो आप, या आप कह सकते हैं कि ये जो है ये पॉलीफॉर्म नहीं है बल्कि ये डिफरेंट लार्वल स्टेजेस ही हैं which will finally form the medusa, जो फाइनली किसे बनाएंगे, मेडुसा को बनाएंगे। तो बात को आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर मेटाजेनेसिस है क्योंकि पॉलिप की अपनी इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस है, इंडिपेंडेंट लाइफ है, मेडुसा की अपनी अलग से लाइफ है। यहाँ पर ये जो स्टेजेस हैं ये सब टूट कर फाइनली इसी को बनाती हैं। इंडिपेंडेंट इनकी एग्जिस्टेंस नहीं है, इसीलिए याद रखिएगा ऑरिलिया में मेटाजेनेसिस नहीं होती। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेटाजेनेसिस का और ये हमें ध्यान रखना है। इससे क्वेश्चन हर साल आता है, पूछा जाता है इससे क्वेश्चन। बात करते हैं अब क्लासिफिकेशन की। यहां पर 3 क्लासेस हैं फाइलम निडेरिया में, हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ, एंथोजोआ। और इन 3 क्लासेस को बनाने का जो बेसिस है वो मेनली इनका फॉर्म है, इनका बॉडी फॉर्म, कि बॉडी फॉर्म पॉलिप है कि मेडुसा है या दोनों है। उस आधार पे ही हम इन्हें 3 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ देखिए, अगर बात करें हम हाइड्रोजोआ की तो यहाँ पे पॉलिप फॉर्म होता है, पॉलिप या फिर पॉलिप एंड मेडुसा बोथ। हाइड्रोजोआ या तो केवल पॉलीफॉर्म में होते हैं या पॉलिप और मेडुसा दोनों फॉर्म इनमें मिलता है। इसका मतलब कि मेटाजेनेसिस यहां पे होता है, मेटाजेनेसिस शो करता है हाइड्रोजोआ। ये मेटाजेनेसिस स्काइफोजोआ और एंथोजोआ शो नहीं करते। और एक और बात ध्यान से सुन लीजिए कि ऐसा नहीं कि हाइड्रोजोआ का हर मेंबर मेटाजेनेसिस करेगा, केवल वही मेंबर मेटाजेनेसिस शो करेगा जिसमें पॉलिप और मेडुसा दोनों फॉर्म होता है। कुछ ऐसे भी फॉर्म हाइड्रोजोआ में हैं जो केवल पॉलिप फॉर्म शो करते हैं, तब उसमें मेटाजेनेसिस नहीं होगी। ठीक है, अगर स्काइफोजोआ की बात करें तो इसमें ओनली मेडुसा, केवल मेडुसा फॉर्म होता है, और एंथोजोआ में ओनली पॉलिप फॉर्म, ओनली पॉलिप। तो इसमें केवल पॉलिप या पॉलिप एंड मेडुसा बोथ, इसमें केवल मेडुसा, इसमें केवल पॉलिप। मगर तब हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे जब इसका पॉलिप और इसका पॉलिप आएगा, क्योंकि इसके कुछ मेंबर केवल पॉलिप फॉर्म में ही रहते हैं। अगर दोनों में रहते तो अपने आप इससे अलग हो जाता, पर कुछ मेंबर केवल पॉलिप फॉर्म में और इसके सारे मेंबर केवल पॉलिप फॉर्म में होते हैं।
तो उसे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इनके ऊपर जो है ना वो कैलकेरियस शेल होती है, कैलकेरियस शेल। तो इसका मतलब पॉलीफॉर्म विदाउट कैलकेरियस शेल बिलोंग्स टू हाइड्रोजोआ एंड पॉलीफॉर्म विद कैलकेरियस शेल, शेल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, दैट बिलोंग्स टू एंथोजोआ। एंथोजोन की खासियत है कि उनके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की शेल होगी और केवल पॉलीफॉर्म होगा, और अगर केवल मेडुसा फॉर्म है तो स्काइफोजोआ को बिलोंग करेगा। ठीक है, इनके अगर हम और कैरेक्टर की बात करें तो ये दोनों जगह पाया जाता है, फ्रेश वाटर एंड मैराइन, समुद्र में भी पाया जाता है और फ्रेश वाटर में भी। ये एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं और ये भी एक्सक्लूसिवली मैराइन, ये भी केवल मैराइन वाटर में ही पाए जाते हैं। ठीक है, अब मेडुसा फॉर्म की बात करें तो यहां भी मेडुसा है, यहां भी मेडुसा। हाँ, ये बात अलग है कि यहाँ पॉलिप और मेडुसा दोनों फॉर्म होगा, अकेले मेडुसा फॉर्म नहीं हो सकता। यहां पर जो मेडुसा होता है डियर, हाइड्रोजोआ में मेडुसा हैज वेलम, मेडुसा में वेलम होता है। एक्चुअली ये जो मेडुसा होता है उसमें ये ऐसे फोल्ड्स होते हैं, रिजेस होती हैं विच हेल्प्स इन फ्लोटिंग, ये कहलाती हैं वेलम। जबकि स्काइफोजोआ में मेडुसा के पास वेलम नहीं होता। तो मेडुसा हैज वेलम, यहां पर वेलम एब्सेंट इन मेडुसा, यहां पे वेलम है और यहां पे मेडुसा में वेलम नहीं है। तो मेडुसा फॉर्म को भी आप सेपरेट कर सकते हो, जिस मेडुसा में वेलम दिखेगा वो हाइड्रोजोआ को बिलोंग करेगा और जिस मेडुसा में वेलम नहीं दिखाई देगा वो स्काइफोजोआ को बिलोंग करेगा। जब वेलम होता है तो उसे हम कहते हैं क्रेस्पिडोट, ऐसा मेडुसा जिसमें वेलम प्रेजेंट होता है दैट इज नोन एज क्रेस्पिडोट, और जिसमें वेलम नहीं होता दैट इज नोन एज ए क्रेस्पिडोट। आपको पहले ही बता चुके हैं कि जब ए लग जाता है तो उसके आगे वाली चीज एब्सेंट हो जाती है, तो इसे कहते हैं ए क्रेस्पिडोट। यहां पर क्या होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहां मेडुसा फॉर्म होता ही नहीं, तो वेलम होगा नहीं होगा उसकी चर्चा यहां पर होगी ही नहीं। ठीक है, इसके अलावा यहां पर गोनैड्स एक्टोडर्मल होते हैं बाहर। इसका एग्जाम्पल होता है ओविलिया, उसकी लाइफ साइकिल हमने बनाई और आपने उसमें देखा कि गोनैड्स एक्टोडर्मल थे। यहां पर गोनैड्स एंडोडर्मल, इसका भी हमने लाइफ साइकिल बनाया था इसके एग्जाम्पल का, ऑरेलिया, उसमें एंडोडर्मल थे गोनैड्स। और यहां पर भी गोनैड्स एंडोडर्मल ही होते हैं, एंडोडर्मल। इसका मतलब इन दोनों जगह गोनैड्स एंडोडर्मल अंदर होते हैं। जब अंदर होते हैं तो जो गैमीट्स हैं दे आर डिस्चार्ज इन गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, अंदर है तो अंदर ही डिस्चार्ज होंगे दोनों के केस में। जबकि गोनैड्स एक्टोडर्मल हैं यहां पर हाइड्रोजोआ में, सो दी गैमीट्स आर डिस्चार्ज आउटसाइड, वो बाहर डिस्चार्ज होते हैं। इसके अलावा यहां दोनों जगह कुछ खास बातें होती हैं, जैसे कि यहां पर एक खास बात है कि एंथोजोआ दे फॉर्म कोरल, ये कोरल बनाते हैं। असल में जब ये डाई भी कर जाते हैं तो इनका कैलकेरियस जो शेल है वो डिसइंटीग्रेट नहीं होता और वो रहता है। तो समुद्र में कई हजार किलोमीटर्स तक ये एंथोजोन फैले रहते हैं, आइदर दे आर लिविंग और दे आर डेड बट देयर शेल इज प्रेजेंट। तो कई किलोमीटर तक ये फैले रहते हैं समुद्र के ऊपर, जो उथला पानी होता है, थोड़ा शैलो वाटर होता है वहां पे, इसके ऊपर बहुत सारे जो है प्लांट्स वो ग्रो कर जाते हैं।
इसके नीचे बहुत सारे जो है एनिमल्स वो आ जाते हैं, फिशेस, इंसेक्ट्स दूसरे। तो ये बेस बनाते हैं जिसके ऊपर पेड़ पौधे और नीचे और भी एनिमल्स आ जाते हैं। तो पूरा एक स्टेबल मैराइन इकोसिस्टम बन जाता है। ये जो मैराइन इकोसिस्टम बनता है जहां प्लांट्स, एनिमल्स, इंसेक्ट सब हैं, उसका बेस होता है इसका शेल। इसी स्टेबल मैराइन इकोसिस्टम को हम क्या कहते हैं? कोरल। ये कोरल बनाते हैं, कोरल रीफ जिसे हम कहते हैं। तो अलग अलग तरह की ये कोरल्स होती है और बनाने का काम कौन करता है? एंथोजोआ। तो इंपॉर्टेंट बात है, एंथोजोअन फॉर्म कोरल। आप मोबाइल में ब्यूटीफुल पिक्चर्स देखते हो कि एक बड़ी ब्यूटीफुल वॉलपेपर आता है कि उसमें पेड़ पौधे दिखते हैं और रंग बिरंगी मछलियां दिखती हैं, फिशेस दिखती हैं, और जो प्लांट्स हैं वो भी डिफरेंट कलर के, बहुत ही ब्यूटीफुल सा बनता है। असल में वो कोरल ही होता है जो बड़ा ब्यूटीफुल सा वॉलपेपर होता है। अगर हम स्काइफोजोआ में बात करें तो इन्हें जेली फिशेस भी कहते हैं। जेली फिशेस, याद रखिए फिशेस नहीं है, पर इनको जेली फिशेस कहते हैं बिकॉज मीजोग्लिया इज थिक। इनमें मीजोग्लिया बहुत ज्यादा थिक होता है और मीजोग्लिया जेली लाइक अपीयरेंस प्रोवाइड करता है इन एनिमल्स को, इसीलिए इनको जेली फिशेस कहते हैं। याद रखिए फिशेस नहीं है, दे बिलोंग टू फाइलम निडेरिया, बट देयर नेम इंक्लूड फिशेस। जेली फिश क्यों कहते हैं? क्योंकि मीजोग्लिया जो नॉन सेलुलर लेयर है वो जेली लाइक होती है। जेली आप जानते हैं, तो मीजोग्लिया बहुत मोटी होती है, बाकी एक्टोडर्म, एंडोडर्म पतली होती हैं, तो पूरा एनिमल जेली लाइक दिखाई देता है, इसीलिए जेली फिशेस कहते हैं। ठीक है, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात दैट इज एग्जाम्पल। एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल हमेशा सबसे इंपॉर्टेंट होता है और क्लासिफिकेशन पढ़ाने का मेरा मेन जो उद्देश्य है वो यही होता है कि आपको एग्जाम्पल्स याद हो जाएं। एक साथ आपको 20 एग्जाम्पल दे देंगे तो याद करने में मुश्किल होगा, मगर अलग अलग क्लास में बताएंगे तो एक तो उन एग्जाम्पल के कैरेक्टर आपको पता लगेंगे, दूसरा वो सेपरेट हो जाएंगे तो आप उसे भूलेंगे नहीं, ज्यादा याद होते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं हाइड्रा, जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बार बार बात की है। इसे हम कहते हैं फ्रेश वाटर पॉलिप। इसे हम कहते हैं फ्रेश वाटर पॉलिप। इसका नाम अपने आप में सारी कहानी बयां कर रहा है। फ्रेश मतलब वाटर, फ्रेश वाटर में पाया जाता है। पॉलिप मतलब केवल पॉलीफॉर्म में पाया जाता है, मेडुसा में नहीं पाया जाता। आपको बताया कि हाइड्रोजोआ के कुछ मेंबर केवल पॉलीफॉर्म में ही पाए जाते हैं। हाइड्रोजोआ का हर मेंबर मेटाजेनेसिस शो नहीं करता, कुछ मेंबर शो करते हैं पर सब शो नहीं करते। ठीक है, इसके बाद बात करें हम फाइजेलिया। ये होता है पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर। मैन ऑफ वॉर, पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर क्यों कहते हैं इसको? एक्चुअली फाइजेलिया जो होता है उसमें बहुत सारे टेंटिकल्स होते हैं, छोटे और बड़े। अगर हम फाइजेलिया को रफली बना के देखें तो फाइजेलिया कुछ इस तरह से दिखाई देगा। इसमें बहुत सारे टेंटिकल हैं, छोटे बड़े छोटे बड़े छोटे बड़े, और इन टेंटिकल्स में नीडोब्लास्ट पूरा बिखरा हुआ है। बहुत सारे नीडोब्लास्ट होते हैं, ये है नीडोब्लास्ट। नीडोब्लास्ट बहुत ज्यादा नीडोब्लास्ट होने की वजह से ये किसी भी एनिमल को जो इनके बगल से गुजरता है उसको स्टिंग कर सकते हैं, पैरालाइज कर सकते हैं, किल कर सकते हैं। इवन दो फिशेस तक को भी ना ये पैरालाइज कर सकते हैं अपने नीडोब्लास्ट से, जिसमें हिप्नोटॉक्सिन होता है जो अभी हमने डिस्कस किया था, जो पेनिट्रेंट्स होते हैं वो। ये बहुत ही खतरनाक है समुद्र में। ठीक इसी तरह से जो पुर्तगाली सेना हुआ करती थी, वो लैंड पे भले कमजोर हो पर समुद्र में कोई भी उसको हरा नहीं पाता था। उनके पास जो शिप्स थी वो हैवली आर्म्ड होती थी, उसमें गन्स होती थी, बहुत सारी तोप होती थी, और वो आने अगल बगल जो भी शिप आती थी उसको उड़ा देती थी। इसका मतलब बहुत खतरनाक थी समुद्र में। ठीक उसी तरह से फाइजेलिया भी समुद्र में बहुत खतरनाक है, इसीलिए इसको कहते हैं पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर। मतलब इससे बचना मुश्किल है, जैसे पुर्तगालियों से बचना मुश्किल होता है।
इसके बाद एग्जाम्पल की बात करें तो ओबीलिया, ओबीलिया इज सी फर, सी फर। इसके अलावा एक और होता है वेलेला, सेल बाय विंड, सेल बाय विंड, ये जो हवा होती है उसकी मदद से पानी की सरफेस पे सेल करता रहता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं हाइड्रोजोआ के, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको कभी नहीं भूलने हैं। बात करते हैं स्काइफोजोआ की, तो इसका जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ऑरेलिया, एक और होता है राइजोस्टोमा, राइजोस्टोमा, और इन दोनों को ही हम कहते हैं जेली फिश, जेली फिश, क्योंकि दोनों इसके मेंबर हैं, मीजोग्लिया थिक है, जेली लाइक अपीयरेंस है, इसलिए कहते हैं जेली फिश। ठीक है, अब बात करते हैं एंथोजोआ के एग्जांपल्स की। ठीक है, ये रब कर लेते हैं क्योंकि एंथोजोआ में ज्यादा एग्जांपल्स है जो हमें याद रखने हैं। एंथोजोआ में एग्जाम्पल है गॉर्गोनिया, गॉर्गोनिया इसे हम कहते हैं सी फैन, सी फैन, गॉर्गोनिया, गॉर्गोनिया सी फैन। एक्चुअली ये कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से, ऐसा लगता है कि पंखे की तरह हो, समुद्र में रहता है इसलिए कहते हैं सी फैन। अब घर लाके इसे सुखा के फैन की तरह हवा भी ले सकते हैं। ये होता है एक और पेनेट्यूला, नाम ही बता रहा है पेन, इसे कहते भी हैं सी पेन। सी पेन इसलिए कि इसे अगर आप देखेंगे तो ये इस तरह से स्ट्रक्चर इसका होता है, फेदर लाइक होता है, इसी तरह से। पुराने जमाने में इसी तरह के फेदर को लेके इंक में डिप करके उससे लिखते थे, इसी तरह से वो फेदर्स होते थे, उसी से इसका नाम पड़ा है सी पेन, पेनेटुला सी पेन। या इसमें फेदर लाइक अपीयरेंस है, ये फेदर लाइक है तो इसको सी फेदर भी कह सकते हैं, सी पेन या सी फेदर। एक और एग्जांपल मिएंड्रीना, इसे कहते हैं ब्रेन कोरल। एक्चुअली ब्रेन पे 3 कवरिंग्स होती हैं, उन कवरिंग्स को मेनिंजेस कहते हैं, उसी के नाम पे इनका नाम पड़ा है मिएंड्रीना, क्योंकि ये ब्रेन जैसे होते हैं। अगर इसको आप देखोगे तो ये कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, ऐसे समवॉट मोर और लेस लाइक ब्रेन, इस तरह से दिखाई देता है, इसीलिए मिएंड्रीना को क्या कहते हैं, ब्रेन कोरल। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है फंगिया, फंगिया, ये मिएंड्रीना, ये पेनेटुला, ये गॉर्गोनिया बनाया। ये इस तरह से होता है मशरूम की तरह से, तो ऑब्वियस है इसका नाम होता है मशरूम कोरल, मशरूम कोरल। यह है फंगिया, क्योंकि मशरूम फंगस किंगडम फंगाई को बिलोंग करती है, उसी तरह का होता है, इसलिए कहते हैं मशरूम कोरल। इसके अलावा ट्यूबिपोरा, ट्यूबिपोरा इसे कहते हैं ऑर्गन पाइप कोरल, सब कोरल बनाते हैं इसलिए नाम में कोरल है। ये इस तरह से होता है, ऐसा लगता है कि बहुत सारी ऑर्गन पाइप, फ्लूट या बांसुरी जिसे आप कहते हो, एक के ऊपर एक पाइल्ड अप हो, इसीलिए इसको कहते हैं ऑर्गन पाइप कोरल। इसके अलावा मेडरीपोरा, यह है स्टेग हॉर्न कोरल। जो 12 सिंघा होता है उसके हॉर्न की तरह से ये होता है, इस तरह से उसकी हॉर्न होती है और ये उसी तरह से होता है, इसीलिए इसको कहते हैं स्टेग हॉर्न कोरल। ये मेडरीपोरा 12 सिंघे की सींग की तरह से है, इसीलिए इसको स्टेग हॉर्न कोरल कहते हैं। कोरेलियम, ये रेड इन कलर होता है, इसको कहते हैं रेड कोरल,
इट इज रेड इन कलर, रेड कोरल। एक और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है यहाँ पे, ये है मेट्रीडियम सी एनिमोन, भी इसे हम कहते हैं मेट्रीडियम और सी एनिमोन। इसकी खासियत ये है कि ये जो है ना, इसमें बाय रेडियल सिमेट्री होती है। आपको सिमेट्री में बताया था कि इनमें रेडियल होती है, कई सारे एक्सेस पॉसिबल होते हैं एक एनिमल को दो इक्वल या आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड करने के लिए, और टीनोफोरा में बाय रेडियल होती है, मतलब दो एक्सेस पॉसिबल होती है केवल एनिमल को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करने के लिए। यहाँ पे दो से ज्यादा होती है, पर मेट्रीडियम में केवल दो होती है। मेट्रीडियम असल में क्या है, ये बाय रेडियल सिमेट्री शो करता है मेट्रीडियम सी। मेट्रीडियम में एक और खासियत है, ये जो क्रैब होता है उसके साथ जो है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है। क्रैब के ऊपर ये ग्रो कर जाता है, तो क्रैब छुप जाता है और क्रैब आसानी से शिकार कर सकता है। इसका शिकार इसे देख नहीं पाता, या आसानी से उसे खा जाता है, क्योंकि ये उसको छुपा लेता है, कॉन्सील कर लेता है। इसको क्या फायदा है, ये क्रैब के ऊपर ग्रो करता है तो जगह जगह इसको घूमने को मिलता है, नई नई जगह मिलती है, ज्यादा फूड लेने की इसको जो है जगहें मिल जाती हैं, ज्यादा फूड की वैरायटियां मिल जाती हैं, तो इसको फ्री में ट्रेवलिंग मिल जाता है, और साथ ही साथ क्रैब फ्री में छुप जाता है। दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं, इसे हम कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो मेट्रीडियम वो या सी एनिमोन ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है, किसके साथ, क्रैब के साथ। तो आप लिख सकते हो इसको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद क्रैब, क्रैब के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है कौन, मेट्रीडियम या सी एनिमोन। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए, और ये सभी एग्जाम्पल जो यहाँ लिखे हुए हैं वो सभी आपको याद करने हैं। वो सारे के सारे एग्जाम्पल क्या हैं, इंपॉर्टेंट है। तो आज हम यहीं पे चैप्टर को खत्म करते हैं। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है? तब तक टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।